हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन जेजे केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में और ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में। साथ के साथ हम लोगों ने स्टडी किया था शेल्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन पावर के बारे में भी स्टडी किया था और बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को वो भी समझा था हमने। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। दिस वन इज द एक्सट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। हमारा आज का जो टॉपिक है एक्सट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। सो देखिए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्शन से। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है एक्चुअल में। बेसिक टर्म में अगर मैं बात करूं कि क्योंकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी कर रहे हैं तो मैं बात करना चाह रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन की किस में भी बात करूंगा। एटम के केस में कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल के किसी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना वही क्या होता है, जनरली कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा किसी भी एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज होता है बेसिकली। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल के किसी भी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना वही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो पहला है आपका वो होता है आपका पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्या है आपके पास, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, और सेकंड वन आपके पास क्या है, दिस वन इज अ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन को हम बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारा पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन और एक क्या है हमारा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। देखिए पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशन, सेम रिपीटेशन। किस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार्बन से जा रहा हूं नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन से जा रहा हूं मैं ऑक्सीजन की तरफ। बेसिकली समझिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मैं कार्बन से जा रहा हूं नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन से जा रहा हूं मैं ऑक्सीजन की तरफ। सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जब मैं कार्बन से नाइट्रोजन गया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और नाइट्रोजन से जब मैं ऑक्सीजन की तरफ गया तब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। और साथ ही साथ क्योंकि एटॉमिक नंबर भी रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, सो मैं बोल सकता हूं कि इन एटम्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, न्यूक्लियस पे। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है। सो एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे और प्रोटॉनिक चार्ज मींस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो देखिए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ऐसा एटम है जो अभी आपने ताजा ताजा ही बनाया है, तो देखिए कैसे शो करेंगे। ये आपके पास मान लीजिए उस एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इनिशियली मैं समझा रहा हूं आपको। ये मान लीजिए उसका 2s है और इसको यहां ऐसे शो करते हैं समझाने के लिए। ये 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, हालांकि सेमी शेल में होते हैं लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए बेसिक टर्म में जैसे जैसे आप पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप एक एक इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे आप पीरियोडिकली आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक जब आप आगे बढ़ रहे हैं, उस केस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब कंडीशन क्या जनरेट होगी, इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज्यादा हो गया। इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो वो इस 2s के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो जो ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू p के अंदर भी उतना ही अट्रैक्शन होगा क्योंकि बट ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा और ये न्यूक्लियस के काफी पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं p के अंदर भी p के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जितना 2s वाले होंगे उतना नहीं होंगे। अब ये क्या हो रहे हैं, ये इतना अंदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, जैसे जैसे हम कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, साथ के साथ इस न्यूक्लियस पे चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। और न्यूक्लियस पे चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
2s वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बहुत नजदीक से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू 2p की कंपैरिजन में। तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के काफी पास आ जाते हैं एज कंपेयर टू 2p। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि s एटॉमिक ऑर्बिटल उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। वो हर डायरेक्शन से क्या करेगा, मींस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हर डायरेक्शन में होती है, x में भी होती है, y में भी होती है और z में भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, हर तीनों डायरेक्शन से क्या होंगे, इसके पास खींचे चले जाएंगे। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा। बट ये क्या होता है 2p इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ज्यादा होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो आएंगे ना वो एज कंपेयर टू स्फेरिकल शेप वो कम अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। आप ऐसे समझना चाहिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनिशियली हम जनरली शुरुआत में अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो इतना है डेल्टा ई, इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। लेकिन जैसे जैसे मैं पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन को हम स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। 2s के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, 2p वाले को कम कर पाएगा। इस वजह से देखो ये वाला जो गैप है इनका एनर्जी गैप वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मींस इन पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के केस में मैं यहां लिख रहा हूं, जब हम कभी भी पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या हो जाता है, हमेशा इंक्रीज हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको हमेशा, ठीक है, कि पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की जब हम कभी भी बात करते हैं देन इन केस ऑफ ए पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन द एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स, एक ही शेल के दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है ना वो क्या हो जाता है, हमेशा इंक्रीज हो जाता है। ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसलिए स्टडी कर रहे हैं, उसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में आपको क्लियरिफाई होता चला जाएगा। लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है देन एनर्जी गैप जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। आई होप सो सभी को ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, इसको मैं यही लिखे रखता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की, क्योंकि मैं दोनों को कंपेयर करके चलूंगा कि पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर तो एनर्जी गैप क्या हुआ, इंक्रीज, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं। तो देखिए चार्ज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होना, अब वो बता रहा हूं, देखिएगा इनिशियली मान लीजिए आपके पास कोई भी एक एटम है, ये कोई भी एटम कंसिडर कर लो आप, चलिए इसके साथ अगर आप कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जोड़ के रखेंगे, मान लीजिए मैंने इस एटम ए के साथ फ्लोरीन को अटैच कर दिया, फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ये क्या करेगा, इस ए एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस एटम के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मींस जैसे ही ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस बोर्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस एटम के ऊपर काफी ज्यादा चार्ज जनरेट हो गया। अब देखिएगा बहुत ज्यादा चार्ज जनरेट हो चुका है, ठीक है, बहुत एक्सेस में चार्ज जनरेट हो गया। ये है मेरे पास 2s, ये इनिशियली क्या है 2p, मैं चलिए यहां यही लिख रहा हूं एक बार, ठीक है, ओके। अब देखिए बेसिकली ये क्या है 2s, ये क्या है 2p। 2s को इस चार्ज, ये देखो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वजह से, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से इस ए के ऊपर क्या हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सेस में चार्ज जनरेट हुआ है, जिस वजह से ये 2s जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन इसके अंदर पेनल्टी, इसका जो पेनल्टीमेट शेल है 1s, पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है अंदर वाला शेल, ठीक है, इसका जो पेनल्टीमेट शेल है 2s वाला, अब ये अट्रैक्ट तो होगा लेकिन इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पेनल्टीमेट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस 2s को क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। अब होगा क्या, 2s वाला तो अट्रैक्ट होके, 2s वाला तो थोड़ा, ये 1s है ना, 2s वाला तो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो गया। अब 2p वाला जो है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा इस न्यूक्लियस की तरफ, इस न्यूक्लियस को ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये 2s है, ये 2s वाला थोड़ा अट्रैक्ट हुआ है इसकी तरफ, लेकिन 2p वाला जो है वो अब ज्यादा अट्रैक्ट होगा। सो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा आपके पास, अभी सॉरी वो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। मैं एक बार जनरली दोबारा बता रहा हूं कि किसी भी, मैं बात कर रहा हूं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन तभी जनरेट होता है जब हम किसी भी एटम के साथ उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम अटैच करते हैं।
किसी भी एटम के साथ उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम जोड़ दिया आपने, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, उस एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, मींस इसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मल कंडीशन तो ये थी जब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं जोड़ा था, ये 2s है, ये 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ा, इसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, चार्ज बढ़ा तो 2s के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, जितना खींचना था, जितना अट्रैक्ट करना था उतना अट्रैक्ट कर लिया, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पेनल्टीमेट शेल जो है 1s, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इस 2s को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। लेकिन क्योंकि इसका चार्ज बहुत ज्यादा है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, तो 2p वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ खींचे चले आएंगे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, 2s और 2p का जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल टर्म में अगर मैं बात करना चाहूं तो क्या बोलूंगा, जब कभी भी आप पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उसके केस में एनर्जी गैप जो होता है विल ऑलवेज इंक्रीज, वो हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के केस में अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, एनर्जी गैप हमेशा क्या करता है, सॉरी, एनर्जी गैप क्या करता है, हमेशा डिक्रीज करता है। आई बात समझ में, ठीक है। इन दोनों को अगर आपको कलेक्टिवली देखना हो ना, तो दोनों को देखो कलेक्टिवली बता रहा हूं, कलेक्टिवली किस तरीके से देखना है, चलिए कलेक्टिवली बता रहा हूं कैसे देखना है। ये न्यूक्लियस है, नॉर्मल कंडीशन है, ये 2s है, ये 2p ऑर्बिटल है। ये समझिए कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड एटम है, एकदम अभी ताजा ताजा बना ये एटम, ठीक है। ये 2s के इलेक्ट्रॉन है, ये 2p के इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बात करूं पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक एक करके होता है। देखो बताया मैंने, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, ठीक है। देन क्या होता है, चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर इंक्रीज होगा, और चार्ज इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा कि ये अगले वाले तक, इस 2p तक अपना इन्फ्लुएंस शो करे। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और ये वाला जो होगा वो कम अट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा मैं बात कर रहा हूं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, एटम के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाउंड कर दिया। तो उसके केस में क्या होगा, चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, इस 2s को जितना इसके पास आना था उतना आ चुका है, और ज्यादा पास लेके आओगे ना, तो क्योंकि ये 2s है, इसके अंदर 1s के भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 1s वाले इस 2s वाले को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो 2p वाले के ऊपर पड़ेगा, और 2p वाला जो है वो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में, आई होप सो ये समझ में आया होगा कि व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन, ये पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एंड देन चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन पार्ट, कि हमने ये जो किया है उसका यूज क्या है, क्या एप्लीकेशन है इस कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की, आपको वो बतानी है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। अब देखिए इसका मेन एप्लीकेशन जो होता है वो एक्साइटेशन में होता है, एक्साइटेशन में होता है। एक्साइटेशन में किस तरीके से होता है, मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूं। अब देखिए समझिएगा जरा, एक ही शेल के मैंने अलग अलग ऑर्बिटल्स बना दिए, ns, np एंड nd। मैंने n से ले रखा है, 3s, 3p एंड 3d, ठीक है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करना है किस तरीके से करेंगे, पहले मैं नॉर्मली बता रहा हूं, फिर मैं इसको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। S और P इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, क्योंकि ये पास पास है, दोनों के बीच का एनर्जी गैप काफी कम होता है, इस वजह से यहां से यहां तक तो एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है। लेकिन इस S से अगर आपको D में एक्साइटेशन करवाना हो तो वो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि NS और ND सेम ही शेल के दो ऑर्बिटल्स, सेम ही शेल के S और D ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, और एनर्जी गैप अगर ज्यादा होगा तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है इजिली, ठीक है। इजिली क्या होगा, एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर मुझे ये ट्रांजिशन करना हो, अब समझिएगा क्या एप्लीकेशन इसकी, अगर मुझे ये ट्रांजिशन करना हो तो वो ट्रांजिशन कैसे करूंगा, ये जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
मान लीजिए मुझे एस से ट्रांजिशन करवाना है डी में, तो क्या करूंगा मैं, इस एटम के साथ एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाउंड करवा दूंगा मैं। ठीक है, अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपने जैसे बाउंड किया, अभी मैंने कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के केस में, कि जैसे मैं एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच करूंगा तो क्या होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से P वाला था, अब D वाला क्या होगा, इस न्यूक्लियस के बिल्कुल पास खींचा चला आएगा, अट्रैक्शन फील करेगा, और उसके पास अगर चला आएगा तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाएगा, और एनर्जी गैप जैसे डिक्रीज होगा एक्साइटेशन हो जाएगा इजीली। ठीक है, देन अगर आपको कभी भी दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में एक्साइटेशन करवाना हो, जैसे दो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स के बीच में अगर आपको एक्साइटेशन करवाना हो, तो रिजल्टेंट उस एटम को आप किसी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाउंड करवा सकते हैं। बाउंड करवाने के बाद रिजल्टेंट क्या होगा, वो एक्साइटेशन पॉसिबल होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, आपको हम सभी को पता है फास्फोरस एटम के बारे में कि फास्फोरस जो होता है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो करता है, 5। फास्फोरस मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो करता है, मैक्सिमम वैलेंसी क्या शो करता है, 5 शो करता है। ठीक है, मतलब फास्फोरस जो है वो 5 मोड बना सकता है। अब देखिए इसको शो कैसे करेंगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। आप वैलेंस शेल को लेके चलिए, मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, 3s 3p और 3d जो होता है वो कंप्लीटली वैकेंट होता है। ठीक है, तो आगे देखिए अभी इसको कैसे शो करना है आपको, 5 वैलेंसी शो करनी है आपको। ये है 3s, ये है 3p और ये क्या है आपके पास 3d। अब आपको देखिए इस फास्फोरस का एक्साइटेशन करना है, सॉरी इस फास्फोरस के 3s के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कहां करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा, तभी एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जाएगा और ये कितनी वैलेंसी शो करेगा, 5 वैलेंसी शो करेगा, मतलब 5 मोड बना सकता है, तभी क्या बनेगा, PCl5 बन सकता है। मैक्सिमम वैलेंसी की अगर हम बात करें 5 शो कर सकता है, अदरवाइज ये 5 शो नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस 5 वैलेंसी को शो करने के लिए इस फास्फोरस के साथ मैक्सिमम इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम बाउंड करना पड़ेगा, वो क्या आ गया आपके पास, क्लोरीन। ठीक है, तो इस फास्फोरस के साथ क्या बाउंड किया आपने, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये मैंने बोला ना, किसी भी एटम की मैक्सिमम वैलेंसी शो करनी है या फिर आपको दो अलग अलग एनर्जी डिफरेंस के बीच में एक्साइटेशन करना है, तो उस एटम के साथ उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम आप जोड़ दो, तो वो क्या होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा। क्या शो करेगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन को। और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन है या डी ऑर्बिटल्स जो है, डी सबशेल के ऑर्बिटल जो होंगे वो न्यूक्लियस के पास खींचे चले आएंगे, और पास आएंगे तो एनर्जी गैप क्या होगा, डिक्रीज। और एनर्जी गैप अगर डिक्रीज होगा तो ये ट्रांजिशन जो होगा वो इजीली पॉसिबल होगा। ठीक है, मींस आप इसको भी शो कर सकते हैं। और दूसरा मेन एप्लीकेशन पार्ट क्या है, यही रीजन होता है कि फास्फोरस जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है, क्लोरीन के साथ, तभी क्या बनता है, PCl5 बनता है। आप कभी भी फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं करते। ठीक है, PH5 अगर बनाना हो तो क्या PH5 पॉसिबल है, PH5 पॉसिबल नहीं है, लेकिन PCl5 पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसमें भी फास्फोरस 5 ही वैलेंसी शो कर रहा है, इसमें भी फास्फोरस 5 ही वैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन नॉर्मल स्टेट में तो 3 ही वैलेंसी आनी चाहिए ना, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होता है। 5 वैलेंसी शो करने के लिए आपको इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 3D में लेके जाना पड़ेगा, और 3D में लेके जाने के लिए ये कंडीशन शो करवाने के लिए आपको इस एटम को क्या करना पड़ेगा, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इस एटम के साथ जोड़ना पड़ेगा। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन, ना कि हाइड्रोजन। तभी बोलते हैं कि PH5 नहीं बनता, PCl5 बनता है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, इस कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की वजह से। ठीक है, और एटम्स देखिए जनरली, और इसका एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूं कि जनरली हम मैक्सिमम वैलेंसी कोई भी शो करवाना चाहते हैं ना, तो देखिए बेसिकली आपने पढ़ा होगा XeF5 बनता है, XeF6 बनता है, PCl5 ये भी बनता है। आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा कि XeH5
नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। XeH6 पढ़ा है? नहीं, ये भी नहीं बनता। क्या PH5 पढ़ा है? नहीं, ये भी नहीं बनता। ठीक है, सो यही रीजन होता है कि आपको चार्ज कॉन्ट्रैक्शन शो करवाना होता है कब, जब आपको किसी भी एटम की मैक्सिमम वैलेंसी को शो करना है। ठीक है, तो उसके साथ हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम जुड़ा होना चाहिए, ना कि उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो हमने जो कुछ भी पढ़ा है मैं उसका एक बार आपको कंक्लूजन बता रहा हूं कि उसका मेन कंक्लूजन क्या है कि जो भी हमने पढ़ा है। देखिए इसका कंक्लूजन क्या है। इसका जो बेसिक मेन कंक्लूजन है कि डी ऑर्बिटल को अगर बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूशन करवाना है, ठीक है, अभी हमने देखा है PCl5 की बात कर रहा हूं मैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला गया, ठीक है, एक क्लोरीन यहां, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्लोरीन यहां, 5 क्लोरीन यहां जुड़ जाएंगे, देन क्या बन जाएगा आपके पास? PCl5 बन जाएगा। मींस कभी भी आपको डी ऑर्बिटल को अगर बॉन्डिंग में शो करवाना है तो क्या करना होगा? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करना ही होगा। और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? उस एटम के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाउंड करवाना ही होगा। पहला कंक्लूजन तो ये है। ठीक है, मींस डी ऑर्बिटल को अगर मुझे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाना है तो कौन हेल्प प्रोवाइड करेगा? कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी हेल्प प्रोवाइड करेगी। ठीक है, दूसरा ये है, अगर किसी भी एटम की मुझे मैक्सिमम वैलेंसी शो करवानी है, किसी भी एटम की मुझे मैक्सिमम वैलेंसी शो करवानी है, तो भी कौन हेल्प करेगा? कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन यही हेल्प करेगा। ठीक है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन ही हेल्प करेगा, क्योंकि देखो अगर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो ये कितनी वैलेंसी शो कर रहा है? 3 ही शो कर रहा है। और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब मैंने इस एटम के साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जोड़ा, तभी तो ये यहां से यहां एक्साइट होकर चला गया। ये एटम इसके पास आया, एनर्जी गैप कम हुआ, तभी तो एक्साइटेशन हुआ है। मतलब किसी भी एटम की अगर मुझे मैक्सिमम वैलेंसी शो करवानी है, देन रिजल्टेंट कौन हेल्प करेगा? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी हेल्प करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में भी कौन है? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करेगा। अब देखिए, मैक्सिमम वैलेंसी अगर आपको शो करवानी है किसी भी एटम की, तो मैक्सिमम वैलेंसी शो करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है? देखिए, मैक्सिमम वैलेंसी अगर आपको शो करनी है किसी भी एटम के लिए, तो उसके लिए बेसिकली 2 कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी को समझने के लिए क्या करते हैं, चलिए हम नाइट्रोजन का केस देखते हैं। मैक्सिमम वैलेंसी आपने फास्फोरस के लिए 5 वैलेंसी अभी शो कर बताई थी कि 5 वैलेंसी शो करता है फास्फोरस, लेकिन नाइट्रोजन के केस में अगर आपको चेक करना हो कि क्या नाइट्रोजन भी 5 वैलेंसी को शो करेगा, वो चेक करना है आपको। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये वाला आएगा। मैं बात कर रहा हूं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में। सॉरी, ये 2s है, ये 2p है। क्या 2d सबशेल पॉसिबल है? नहीं। अगर 2d सबशेल पॉसिबल ही नहीं है तो आप 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कहां करवाएंगे? क्या 2s का इलेक्ट्रॉन आप एक्साइट करवा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। देन अगर मेरे पास बैलेंस शेल के, सॉरी, अगर d का कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, d सबशेल ही नहीं है, तो मैं 2s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट ही नहीं करवा सकता। और इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट ही नहीं होगा तो वो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी कैसे शो करेगा? ठीक है, देन रिजल्टेंट सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहला केस है ऑर्बिटल्स भी तो अवेलेबल होना चाहिए। और जैसा कि मैं देख रहा हूं 2s 2p 2d सबशेल जो है वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन रिजल्टेंट ये कभी भी 5 वैलेंसी को शो नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही वैलेंसी को शो करेगा। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन है मैक्सिमम वैलेंसी को शो करने के लिए, दूसरी कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अभी आपने पढ़ा है, पहला चीज तो अवेलेबल होना चाहिए, और अवेलेबल होगा तो सॉरी, अवेलेबल होगा तो क्या होना चाहिए? उस डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब उस एटम के साथ में कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जोड़ दूंगा। ठीक है,
तो आपको अगर मैक्सिमम वैलेंसी शो करनी है किसी भी एटम की तो दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल एंड सेकंड वन इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा जब उस एटम के साथ मैक्सिमम उससे ज्यादा, उस एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई एटम बाउंड होगा। ठीक है, अब देखिए इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखिए हम जनरली क्या बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल को लेके NH3 ये बनता है लेकिन NH5 नहीं बनता। ऑब्वियस सी बात है, NH5 को शो करवाने के लिए आपको 2D सबशेल भी तो चाहिए, और जब 2D वाला सबशेल ही नहीं है तो रिजल्टेंट हम इस कंपाउंड को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, इसी के बिहाफ पे हमने बोला कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं IF7 के बारे में, BRF5 के बारे में। ठीक है, IH7 डज नॉट एग्जिस्ट, वैसे ही BRH5 डज नॉट एग्जिस्ट। आयोडीन जो है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। मतलब किसी भी एटम की अगर मैक्सिमम वैलेंसी अगर आपको शो करवानी है तो उसको उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जोड़ना होगा। ये रीजन है कि IF7 और BRF5 तो बनता है लेकिन IH7 और BRH5 डज नॉट एग्जिस्ट, वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, तो ये था आपके पास कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के बारे में कि कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का क्या यूज होता है और क्या उसकी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स, डीजेनरेसी का मतलब आप सभी को पता है कि सेम एनर्जी, और डीजेनरेसी भी जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक है आपके पास फर्स्ट वन जो है आपके पास, दिस वन इज अ एनर्जेटिक डीजेनरेसी, और सेकंड जो पार्ट है आपके पास वो है आपके पास दिस वन इज अ इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी। अब देखिए एनर्जेटिक डीजेनरेसी, एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं अगर उनकी एनर्जी सेम है तो वो हमेशा क्या होते हैं, एनर्जेटिक डीजेनरेसी को शो करते हैं। सॉरी, जैसे मैं P सबशेल की बात कर रहा हूं, P सबशेल के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, इन तीनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, Px Py एंड Pz। वैसे ही अगर मैं D की बात करूं, D सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। मींस दीज आर एनर्जेटिक डीजेनरेसी, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक डीजेनरेसी बोलते हैं। बट एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये जिस भी एटम के होते हैं ये डी सबशेल, दैट शुड बी आइसोलेट, वो आइसोलेट होना चाहिए। जैसे ही आप उसके साथ कोई भी फॉरेन एनवायरनमेंट को अटैच करेंगे, कोई भी लिगेंड को अटैच करेंगे, साइड एटम को अगर अटैच करेंगे, इसकी डीजेनरेसी क्या हो जाती है, हमेशा स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बताया है दिस वन इज फॉर आइसोलेटेड एटम्स, वो आइसोलेटेड एटम के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी। इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है P1, P2 एंड P3, कैसे फिल करते हैं इनको, P1, P2 एंड P3। कोई भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो फुल्ली फिल्ड या फिर सिमेट्रिकल होगा ना, वो इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट होगा। ठीक है, फुल्ली फिल्ड, सॉरी, या फिर आप जनरली लिखिए सिमेट्रिकली फिल्ड, सिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल्स ये सबशेल, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट होते हैं। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, सिमेट्रिकली फिल्ड अगर होंगे तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट। सिमेट्रिकली फिल्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट, लेकिन ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट होते हैं दोनों के। ठीक है, तो ये था आपका डीजेनरेसी के बारे में। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको जिसमें कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की हेल्प लगती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कि व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
CH3 फ्री रेडिकल एंड CF3 फ्री रेडिकल, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी आपको ये बताना है। सेम आएगी तो क्यों आएगी, अगर डिफरेंट आएगी तो भी क्यों आएगी, आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है अपना, ठीक है। तो देखिए CH3 फ्री रेडिकल की जब आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में वैसे सभी को पता है, सारे कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन हम अपने लेक्चर के अंदर आगे बाद में आगे बताएंगे भी आपको डिटेल में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है आज के डेट में उसी के ऊपर बेस्ड है, इस वजह से मैं ये वाला क्वेश्चन आपको यही करवा रहा हूं। इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2 और CF3 फ्री रेडिकल, इसके लिए हाइब्रिडेशन होता है आपका sp3। अब देखिए इसका sp2 किस तरीके से होता है, इसका sp3 किस तरीके से होता है। कार्बन 3 हाइड्रोजन है, एक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं आपको, कार्बन का है, मैं वैलेंस शेल को ड्रॉ कर रहा हूं 2s2 एंड देन 2p2, ठीक है। ये 2s ऑर्बिटल्स हैं और ये 2p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, ठीक है। और जनरली हमें पता है कि कार्बन या फिर जनरली हमने अभी भी पढ़ा है कि s और p दोनों की एनर्जी, दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, और एनर्जी गैप अगर कम होगा तो ट्रांजिशन या एक्साइटेशन जो होता है वो जनरली पॉसिबल है। यही रीजन होता है कि कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s सबशेल से 2p सबशेल के ऑर्बिटल के अंदर क्या कर जाता है, एक्साइट कर जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके केस में बता रहा हूं, ये आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनेंगे, दिस एंड दिस 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। आई बात समझ में। और एक क्या रहेगा अनहाइब्रिड कंडीशन में, तो देखिए ये तो आपस में क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, और एक p के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या है आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अब हमने क्या ले लिया, CF3 बनाया, मतलब इस कार्बन के साथ मैंने क्या कर दिया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच कर दिया। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर मैं अटैच करूंगा तो क्या होगा, इट्स अ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस S और इस P के बीच में एनर्जी गैप और ज्यादा क्या होगा, कम हो जाएगा, और ज्यादा कम होने की वजह से ये जो P के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आएंगे, और जैसे ही न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आएंगे ये भी क्या होगा, ओवरलैप करेगा और क्या बना देगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये रीजन होता है कि इसके अंदर sp3 होता है, ठीक है। क्योंकि हमने कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिया, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ते ही क्या होगा आपके पास, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा मतलब ये जो p वाला जो अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन था या ऑर्बिटल था वो भी क्या होगा, खींचा चलाएगा न्यूक्लियस की तरफ, और किसमें पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करते ही इस CF3 की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है, इसका रीजन पूछ भी सकता है जनरली कि CH3 फ्री रेडिकल के अंदर हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp2 होता है, और CF3 के अंदर क्या होता है, sp3 होता है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। कल वाले वीडियो लेक्चर में या नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।